नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं बीजेपी का दामन छोड़ करके सपा का दामन थाम लेते हैं और लगातार बीजेपी पर कई तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां उन्होंने बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए तो उससे पहले उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि जिस बेरोजगारी और नौकरी के संबंध में वो सवाल उठा रहे थे तो उससे पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि जब यूपी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई थी, मंत्री बनाया गया था, तो वे श्रम मंत्री थे और श्रम मंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वे ये देखें कि उनके राज्य में कितनी नौकरियां खाली है या कितने लोग बेरोजगार पड़े हैं, जिन्हें नई नई नौकरियों को देने का अवसर उन्हें खोजने की जिम्मेदारी श्रम मंत्री की होती है। लेकिन अफसोस कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए और उसी के साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। लेकिन जहां बेरोजगारी और नौकरी के तमाम मुद्दों पर वो सवाल उठाते हुए दिखते थे, तो वहीं वो हमेशा दलित और पिछड़े ओबीसी वर्ग को लेकर भी हमेशा ये माने जाते थे कि वो ओबीसी के फेस है और उन्हीं के दम पर वो चुनाव लड़ेंगे। और माना जाता था कि अगर बीजेपी से वो सपा में जाते हैं तो बीजेपी को बड़ी हानि होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो बेरोजगारी और नौकरी के सवाल पर बोलते थे तो उन्हीं से जुड़ी हुई खबर ये है कि उन्हीं के करीबी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाने वाले अरमान खान को यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। और मामला ये है कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो ठगी करते थे, युवाओं को नौकरी दिलाने की लालच वो दिखाते थे ताकि अधिक से अधिक युवा जो है उनकी ओर आकर्षित हो सके और उनके ठग के जाल में फंस सके। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी एसटीएफ की टीम ने 5 लोगों को और भी गिरफ्तार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पहला वाकया नहीं है या पहला बयान नहीं है कि जो हमेशा चर्चा में आया हो। उनका बयान जो है हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, चाहे वो जब मायावती की पार्टी बसपा में थे तब भी उनके बयानों की चर्चा होती थी, बीजेपी में जब थे तब भी उनके बयानों की चर्चा होती थी और अब अखिलेश यादव के साथ हैं तब भी उनके बयानों की चर्चा होती ही रही है। आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के जो करीबी हैं, जो सचिव रहे हैं अरमान खान, उनको यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नौकरी नाम पर धोखाधड़ी करने वालों लोगों पर एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है और ये जांच जारी है। यूपी एसटीएफ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व सचिव अरमान खान को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। एसटीएफ इससे पहले भी 5 अन्य आरोपियों को लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र से पकड़ चुकी है। सभी से पूछताछ लगातार जारी है। बता दें अरमान खान को 2 दिन पहले ही एसटीएफ ने कुशीनगर जिले के पंडरौना से उठाया था। पूछताछ के बाद गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान खान पर पत्रकारों के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर धन उगाही का आरोप है। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों की एसटीएफ की लखनऊ विंग जांच कर रही है। आपको बता दें कि पंडरौना शहर का रहने वाला धोखाधड़ी का आरोपी अरमान खान इस बार विधानसभा चुनाव हारने वाले एक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पूर्व सचिव रह चुका है। ज्यादातर ये लखनऊ में रहता था, हमेशा उसका पंडरौना भी आना जाना लगा रहता था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को कुशीनगर के पंडरौना पहुंची एसटीएफ ने उसे उठा लिया था। इसके बाद उसे साथ लेकर गाड़ी से निकल गए थे। बता दें अरमान को उठाने वाली टीम एसटीएफ गोरखपुर की थी, साथ ही टीम ने उसे लखनऊ एसटीएफ के हवाले कर दिया था। बता दें कि धोखाधड़ी के आरोपी अरमान खान के पिता पहले टैक्सी स्टैंड पर ठेकेदार के लिए वसूली कर्मी का काम करते थे। परिवार गरीब था। 2009 में वो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में आए और कुछ ही दिन में उसका बेहद करीबी हो गया। इसके बाद उसने खूब पैसे बनाए, लखनऊ में ही ठिकाना बना लिया, वहीं रहने लगा। उसने फेसबुक पर पूर्व मंत्री से लेकर उसके दल से जुड़े दिग्गज नेताओं तक के साथ अपनी फोटोज शेयर की थी। बता दें कि मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के प्रभावी नेता और 5 बार के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की बीएसपी छोड़ने के बाद 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी। वह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ओबीसी वोटर्स को आकर्षित करने के लिए बीजेपी की योजना के केंद्र बिंदु थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ दी थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में दलितों पिछड़ों के हितों की अनदेखी की गई, जिसके बाद मौर्य ने सपा ज्वाइन की थी और उन्हें कुशीनगर जिले के फाजिल नगर से टिकट दिया गया था। चुनाव के घोषित नतीजों में स्वामी प्रसाद मौर्य 26,000 वोटों से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने हराया। चुनाव हारने के बाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष अभियान जारी रहेगा। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद ये आरोप रहा है कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी पार्टी ने, और जो भी पिछड़े या ओबीसी वर्ग के लोग होते थे उनके साथ हमेशा भेदभाव रखा गया। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, वो श्रम मंत्री थे, चाहते तो वो अच्छा खाका खींच सकते थे, अच्छी योजनाएं बना सकते थे जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। नई नई नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमेशा निकलती है और चाहते तो वो उसमें स्थान भी दिला सकते थे नई नई योजनाओं के तहत। और जहां वो पिछड़ों का अपमान बताते हैं कि बीजेपी पार्टी हमेशा करती है, तो याद दिला दें कि वो भी मंत्री थे और वो भी ओबीसी थे, और जब बीजेपी पार्टी अपमान करती या फिर उनकी पार्टी में नहीं सुनी जाती तो वो कैसे मंत्री हैं। इसी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी थे जो डिप्टी सीएम थे, और अभी 2022 यानी कि योगी 2.0 के कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो अभी भी ओबीसी का चेहरा हैं और उन्हें भी डिप्टी सीएम का वही स्थान दिया गया है। जो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी हमेशा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उनकी तमाम योजनाओं के साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का गठन किया है राज्य सरकार के लिए, उसमें उनकी सारी चीजें दिखाई देती है कि कैसे वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और सभी वर्गों का ध्यान रखा है उन्होंने और सभी को मंत्री पद दिया है, ताकि कोई भी वर्ग ये ना कह सके कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके पुराने बयानों को लेकर भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ते हुए कहा था कि वो नेवला है और प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी नाम के सांप को खत्म करके ही दम लेंगे। जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को नेवला कहते थे और बीजेपी आरएसएस को सांप बताते थे और ये दावा करते थे कि नेवला उन्हें समाप्त करके ही दम लेगा, तो देखने को मिला कि जनता ने किसको समाप्त किया है। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि नेवला पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जहां चुनाव हारने के बाद उन्होंने ट्विटर के जरिए प्रतिक्रिया अपनी दी थी कि चुनाव हारी है, हिम्मत नहीं, लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देते और कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नजर नहीं आती, वो एक्टिव नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है। आपको बता दें कि इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से देते रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो किसी भी सन में रहे हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था 2022 के इलेक्शन में कि वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ओबीसी चेहरा है, और अगर वो बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ते हैं और सपा में जाते हैं तो इससे सपा का फायदा होगा, लेकिन कहीं से भी इससे सपा का कोई फायदा नजर नहीं आया और सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरीके का बयान ओम प्रकाश राजभर भी हमेशा से देते रहे हैं कि वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, पिछड़ों और ओबीसी और दलित वर्ग के नेता हैं और उनका वो चेहरा है, उनकी बातों को उठाते हैं।
लेकिन जब उन्होंने सपा का दामन थामा और उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ये घोषणा की कि इस बार यूपी से बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन जनता ने भी उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया, क्योंकि जनता को भी समझ में आता है कि कौन कहता है और कौन करता है। जहां ये तमाम नेता खुद को ओबीसी चेहरा बताते हैं और दावा करते हैं कि ये ओबीसी और पिछड़ों की आवाज़ है, लेकिन ऐसा कहीं भी सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता। जहां अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो 2017 से लेकर के 2022 तक मंत्री पद पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई नई योजना या फिर कोई नया खाका इजाद किया हो जिससे कि बेरोजगारों का या फिर दलितों का विकास हुआ हो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती। और जहां तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त बीजेपी का दामन छोड़ा जब 2022 का चुनाव था, यानी कि सीधे सीधे ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 सालों तक मंत्री पद में रह करके उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और 2022 का इलेक्शन आया तो उन्हें डर लगा कि कहीं वो अपने इलाके से, अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव ना हार जाएं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। लेकिन सपा का दामन थामने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वो चुनाव हार गए और भारी मतों के साथ उन्होंने चुनाव हारा। तो जिस तरीके से लगातार एसटीएफ की टीम जो है जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, जो भी इस तरीके की ठगबाजी कर रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का झांसा दिला करके उनसे धन उगाही कर रहे हैं, उनके लिए बराबर एसटीएफ की टीम जो है जांच कर रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। भले ही वो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई अन्य ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके की हरकतें करता है या इस तरीके की ठगबाजी करता है, बेरोजगारों के साथ धन उगाही करता है, तो उसे सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है, फिर चाहे वो अपराधियों पर बुलडोजर चले या फिर एसटीएफ या फिर पुलिस के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई कर उन्हें जेल के अंदर भेजा जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।